एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक मरीज का काफ़ी दिनों से इलाज चल रहा था। वह अभी तक पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है और वह इस हॉस्पिटल को देखता है तो उसके बाद वहां पर जो स्टाफ होता है उससे पूछने लगता है कि मेरे घर वाले कहाँ हैं, उन्हें यहाँ पर बुला दो। लेकिन तभी स्टाफ उसे कुछ ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के बाद वह व्यक्ति पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसके घर वाले कभी उसके लिए इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आए ही नहीं थे और उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया था कि उसे कहीं भी भेज दो, हमारी कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन इस हॉस्पिटल की एक डॉक्टरनी साहिबा है जिनका ये हॉस्पिटल है और उन्होंने ही इसका इलाज किया है। उसके बाद जैसे ही मरीज उस डॉक्टरनी साहिबा से मिलने के लिए जाता है तो उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगता है और पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने लगता है। कौन था वह मरीज और किस वजह से डॉक्टर साहिबा से माफी मांग रहा था, हालांकि उसे उसका धन्यवाद करना चाहिए था। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के जमशेदपुर के पास ही के एक गांव में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है संगीता। संगीता के पिता के पास अच्छा खासा रुपया पैसा है और संगीता घर की बड़ी लड़की है। संगीता का एक छोटा भाई है और उसके माता पिता उनकी अच्छे से देखभाल किया करते हैं और बच्चों की हर सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखा करते हैं। लेकिन जैसे ही बेटी बड़ी हो जाती है, अभी तक वह पढ़ाई लिखाई कर रही थी, तो उसके बाद जो संगीता के पिता होते हैं उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और एक दिन जब अपनी बेटी से शादी के बारे में जिक्र करते हैं तो बेटी साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि पिताजी, मुझे पढ़ लिख कर एक बड़ा डॉक्टर बनना है और उसके बाद ही मैं शादी करूंगी, लेकिन उससे पहले शादी के लिए आप मुझसे मत कहो। अब जो पिता इस बात को सुनते हैं तो वो कहने लगते हैं कि बेटी, वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अड़ोस पड़ोस वाले बातें बनाने लगे हैं और गांव का माहौल है, लोग तरह तरह की बातें तुम्हारे बारे में बना रहे हैं, तो इससे अच्छा अब तुम्हारी शादी हो जाए, मैं बातें कर लूंगा और शादी के बाद तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। तो इसके बाद जो संगीता होती है शादी के लिए एग्री हो जाती है और उसके जो पिता होते हैं वह उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक सुरेश नाम का लड़का मिल जाता है जो कि जमशेदपुर के अंदर रहा करता था और उसका काफी बड़ा परिवार था, जिस परिवार के अंदर काफी सारे बिजनेस उन लोगों ने बना रखे थे। तो परिवार के पास रुपया पैसा भी काफी था और जो संगीता के पिता होते हैं वो सुरेश को संगीता के लिए पसंद कर लेते हैं। सुरेश घर का सबसे छोटा बेटा था, उसके दो बड़े भाई और थे और उनकी भी शादी हो गई थी और उनके बच्चे भी थे। अब सुरेश अपने परिवार में अपने माता पिता और अपने भाइयों के साथ मिलजुल कर रहा करता था। सुरेश जैसे संगीता का फोटो देखता है तो देखते ही उसे पसंद कर लेता है और शादी के लिए एग्री हो जाता है। इधर जो संगीता के पिता होते हैं वो सुरेश से शादी करने से पहले साफ साफ उन्हें बता देते हैं कि देखो, हमारी बेटी पढ़ना लिखना चाहती है तो आप लोगों को उसे शादी के बाद भी पढ़ने देना होगा। भले ही आप उसकी पढ़ाई में पैसे ना लगाओ, पैसे तो मैं लगा दूंगा, लेकिन उसकी पढ़ाई को रोकना मत। तो इसके बाद जो सुरेश के घर वाले होते हैं वो इस बात को सुनकर थोड़ी देर तक वो सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद इस बात के लिए हामी भर लेते हैं। उसके बाद सुरेश और संगीता दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो संगीता होती है वह सुरेश के घर में दुल्हन बनकर पहुंच जाती है। शहर के अंदर काफी अच्छा वाला मकान था, अच्छे खासे बिजनेस चला करते थे और घर के अंदर कैसी भी कोई परेशानी नहीं थी। संगीता वहां पर जाने के बाद अच्छे से घर को संभालती है और पूरे परिवार के साथ हंस खिलखिलाकर रहा करती है। इधर जो सुरेश होता है वह भी संगीता को पहली नजर में पसंद कर चुका था, तो उसके बाद दोनों में बहुत ही गहरा प्यार होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। संगीता वहीं से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लेकिन जैसे ही संगीता की शादी को 1 साल बीतता है, उसके बाद जो संगीता की जेठानी होती हैं, यानी कि सुरेश के बड़े भाइयों की जो पत्नी होती हैं, वह संगीता के पढ़ाई लिखाई से जलने लगती हैं, क्योंकि वो लोग घर के अंदर बैठकर घर का काम किया करती थी और संगीता बाहर जाकर पढ़ाई किया करती थी। तो इसी वजह से वो नहीं चाहती कि संगीता बाहर जाकर पढ़ाई करे और इसके लिए वो दोनों षड्यंत्र रचने लगती हैं एक दूसरे के साथ मिलकर और धीरे धीरे इस बात पर काम करती हैं। स्टार्टिंग में वो संगीता के खिलाफ अफवाहें घर के अंदर फैलाने लगती हैं, जो अफवाहें सुरेश तक भी पहुंच जाती हैं और सुरेश के माता पिता तक भी पहुंच जाती हैं। सुरेश के जो माता पिता होते हैं वे संगीता को बहुत ही पसंद किया करते हैं, क्योंकि संगीता उनका हर कहा माना करती है और उनके कहे अनुसार ही चला करती है। सुरेश के माता पिता जब इन अफवाहों को सुनते हैं तो इन पर ज्यादा गौर नहीं देते हैं और ऐसा ही वो सुरेश से कह देते हैं कि बेटा, इस तरह की बातें हमें सुनने को मिली हैं तो तुम उन पर ज्यादा गौर नहीं देना। तो सुरेश भी इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं देता है और ये बातें ऐसे रह जाती हैं। अब इसके बाद जो संगीता की जेठानी होती हैं वो और भी गहरा वाला दाव खेलती हैं और जहां पर संगीता पढ़ाई किया करती है वहां पर चुपके से उसकी कुछ फोटो का इंतजाम कर लेती हैं,
जो फोटो में वो किसी लड़के से बात कर रही थी और इन्हें लेकर और भी ज्यादा अफवाहें उड़ाने लगती हैं और इस बार उनकी चाल पूरी तरह से कामयाब हो जाती है। सुरेश के माता पिता को इस बात के बारे में कहीं ना कहीं भनक थी, तो वो तो इस बात को समझ जाते हैं, लेकिन जैसे सुरेश के पास ये फोटो आते हैं संगीता के और उस लड़के के, तो एकदम से वो बौखला सा जाता है और अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगता है। संगीता उसे समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि सुरेश ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरे साथ क्लास में पढ़ा करता है और वैसे हम दोनों पढ़ाई लिखाई के रिलेटेड बातें किया करते थे। लेकिन सुरेश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि उसकी भाभीियों ने उसे पूरी तरह से बहका दिया था और ये फोटो भाभीियों के थ्रू ही उसके पास आए थे। यह बात संगीता को भी पता चल गई थी कि उसकी जेठानी उसके पढ़ने लिखने से बिल्कुल भी राजी नहीं है और इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रही हैं। लेकिन फिलहाल वह कुछ नहीं कहती है और अपने पति को समझाने की कोशिश करती है। पति इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है और जब पूरा परिवार बैठकर इस बारे में बातें करता है तो बातें तय होती हैं कि संगीता आगे से पढ़ाई लिखाई करने के लिए नहीं जाएगी। लेकिन संगीता जैसे इस बात को सुनती है कि ये लोग उसकी पढ़ाई लिखाई को रोकना चाहते हैं, तो वह वहां पर साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई तो मैं करूंगी, शादी से पहले ही मैंने ये बात बोल दी थी कि मुझे पढ़ लिख कर कामयाब होना है। अब सुरेश फोर्सफुली अपनी पत्नी से कहने लगता है कि देखो, अगर हमारे परिवार में तुम्हें रहना है तो तुम्हें पढ़ाई लिखाई छोड़नी होगी। अब संगीता इस बात को सुनकर चुपचाप रह जाती है और सुरेश उसे सोचने के लिए 4 से 5 दिन का समय देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और तभी एक दिन शाम के समय जब सुरेश और संगीता अपने बेडरूम में बैठे हुए थे, तो संगीता उसे विश्वास दिलाने लगती है और कहती है कि सुरेश, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैं तुम्हारे सिवा किसी और की तरफ इस निगाहों से देख भी नहीं सकती, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी भाभीियों का किया धरा है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बातें सुरेश सुन तो लेता है, लेकिन इन बातों पर कोई अमल नहीं करता है और इसके बाद जैसे 5 दिन की अवधि खत्म हो जाती है, तो उसके बाद सुरेश उसके सामने एक फैसला रख देता है और कहता है कि अगर तुम्हें हमारे साथ हमारे घर में रहना है तो पढ़ाई लिखाई छोड़नी होगी, वरना तुम इस घर से जा सकती हो। संगीता इस बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाती है, वहां पर पूरा परिवार बैठा हुआ था, लेकिन तभी अचानक से जो संगीता है कुछ ऐसा बोल देती है जिसे सुनने के बाद सुरेश आग बबूला हो गया था। उसने कहा था कि मेरी पढ़ाई लिखाई की वजह से आपके परिवार को दिक्कत है, तो क्यों ना हम दोनों इस परिवार से अलग रहने लगे। इस बात को सुनते ही सुरेश का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह अपनी पत्नी को धमकाने लगता है। जब संगीता देखती है कि उसका पति उसे धमका रहा है, तो उसके बाद संगीता भी उल्टी बोलने लगती है और जैसे संगीता उल्टी बोलती है तो सुरेश उस पर पिटाई लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी जो सुरेश के माता पिता हैं वो बीच में ही सुरेश को रोक लेते हैं और साथ में सुरेश के बड़े भाई भी उसे रोक लेते हैं। इसके बाद संगीता के पिता को बुलाया जाता है और संगीता को यहां से उसके मायके भेज दिया जाता है। घर वाले सोचते हैं कि कुछ दिन वहां पर रहेगी तो इसको अकल आ जाएगी, लेकिन संगीता पढ़ना लिखना चाहती थी और इस चीज के लिए वह किसी भी तरह से समझौता नहीं कर सकती थी। वह अपने पिता को पूरी बात बताती है और कहती है कि पिताजी, जब मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूंगी, तो ये लोग मुझे झूठे बदनाम करके इस पढ़ाई लिखाई को बंद करवाना चाहते हैं और यह सब कुछ शीशे की तरह साफ है। मेरे सास ससुर को भी पता है, लेकिन मेरा पति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो इस बात को मानता है तो परिवार के अंदर दरार पड़ जाएंगी और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। वह परिवार के साथ रहना चाहता है और जब मैंने उससे परिवार से अलग होने के लिए कहा तो वो मुझे पीटने के लिए चढ़ गया, तो इसी वजह से अब मुझे उस घर में नहीं रहना। पिता उसको समझाने लगता है, कहता है कि बेटी, ऐसी नोकझोंक हर घर में हो जाया करती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अपनी जिंदगी को बर्बाद कर ले। तो जो संगीता होती है वो अपने पिता से कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर आपका ऐसा सोचना है तो आप एक बात मेरी समझ लो कि मैं पढ़ाई लिखाई करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर ये लोग मुझे पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए एग्री होते हैं तो ही मैं इनके घर में रहने के लिए तैयार हूं। ऐसा कहकर संगीता अपना फाइनल फैसला अपने पिता को सुना देती है और जो संगीता का पिता होता है वह भी अपनी बेटी की इस बात को मान जाता है, क्योंकि बेटी केवल पढ़ने के लिए कह रही थी और इस बात के लिए उसने पहले ही शादी से पहले उससे कह दिया था। इसके बाद धीरे धीरे लगभग 5 से 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन सुरेश अभी तक संगीता को मनाने के लिए यहाँ पर नहीं आया था और इसके बाद मजबूरन संगीता के पिता को संगीता के ससुराल में फोन करना पड़ता है अपने समधी के पास और उससे कहा जाता है कि आप ऐसा कीजिए, बच्चों को समझाइए, इस तरह से काम नहीं चलेगा। अब इधर जो सुरेश के माता पिता हैं वो कहने लगते हैं कि समझाना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन बेटे ने जिद पकड़ रखी है कि अगर वो इस घर में आएगी तो उसे पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल भी नहीं करनी होगी। इधर जो संगीता का पिता है वह भी अपने समधी को बता देता है कि बेटी ने भी जिद पकड़ रखी है कि अगर वो उस घर में जाएगी तो आगे की पढ़ाई लिखाई जरूर करेगी। अब इसके बाद चीजें और भी ज्यादा उलझने लगती हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे नौबत यहां तक आ जाती है कि सुरेश अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए संगीता को तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है। सुरेश के माता पिता को भी पता था कि सुरेश अपनी पत्नी से प्यार किया करता है, लेकिन वह परिवार के लिए सब कुछ कर रहा है और इस बात को सोच सोचकर वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं।
हैं, लेकिन फिलहाल बात मान मर्यादा पर आ गई थी, तो इसी वजह से वो लोग कुछ नहीं कह पाते हैं और उन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद जो संगीता है वह अपने घर में रहने लगती है, इधर सुरेश अपने घर में रहने लगता है, लेकिन बार बार उसे संगीता की याद आया करती है। इधर जो संगीता है वह इस बात को देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसे भी पता था कि सुरेश उससे प्यार किया करता है, लेकिन परिवार की वजह से उसने उसे छोड़ दिया है। तो उसके बाद वह अपनी जिंदगी को अकेले ही व्यतीत करने का फैसला करती है और अपने पिता से कहकर आगे की पढ़ाई को वहीं से चालू करती है। संगीता वहां पर रहकर अपनी पढ़ाई को करती रहती है और धीरे धीरे वह एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है। अब तक इस बात को, यानी कि सुरेश और संगीता के तलाक हुए लगभग 8 साल बीत गए थे और 8 साल में जो संगीता के पिता हैं उन्होंने बार बार उससे शादी के लिए कहा था, लेकिन संगीता ने साफ साफ मना कर दिया था। अब जब संगीता एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है तो उसके बाद अपने पिता से कह के एक दूसरे शहर के अंदर एक बड़ा सा हॉस्पिटल अपने लिए बनवा लेती है और उसके अंदर रहकर काम करने लगती है। हॉस्पिटल चलाए हुए उसे 6 महीने हुए थे, तभी अचानक से एक दिन शाम के समय वहां पर एक पेशेंट आता है जिसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर थी। उसका एक्सीडेंट हुआ था और लोग उसे उठाकर इस हॉस्पिटल में ले आए थे। जैसे उस पेशेंट की शक्ल संगीता देखती है तो देखते एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि सामने जो पेशेंट था वह और कोई नहीं, वही सुरेश था जिसने उसे परिवार के लिए तलाक दे दिया था। अब जो लोग सुरेश को वहां पर लेकर आए थे उन्हें सुरेश के घर वालों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इसके बाद जो संगीता होती है वो उनसे कहती है कि ठीक है, आप लोगों ने यहां तक पहुंचा दिया, इससे आगे हम अपने आप देख लेंगे, आप अपना काम कीजिए। संगीता वहां से रिसेप्शन पर जाती है और सुरेश के घर वालों का नंबर रिसेप्शन पर देकर उनसे कहती है कि घर वालों को बताओ इस तरह से तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हुआ है और यहां पर आकर पैसा भर दो, वरना इसका इलाज नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो रिसेप्शन वाली होती है वह उसके घर वालों के पास फोन करती है, लेकिन घर वाले इस बात को सुनकर कि सुरेश का एक्सीडेंट हो गया है और उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, वो इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं करते हैं और वो कह देते हैं कि यहाँ पर कोई सुरेश नहीं है और हम इस व्यक्ति को नहीं जानते। इसके बाद रिसेप्शन वाली डॉक्टरनी साहिबा को ये सब कुछ बताती है और इस बात को सुनकर संगीता को बड़ी हैरानी होती है, लेकिन तभी वो सोचने लगती है कि हो सकता है इतने दिनों में उन्होंने अपना नंबर चेंज कर दिया हो और किसी और के पास ये नंबर लग गया हो। यही सोचकर जो संगीता होती है अब सुरेश के इलाज की जिम्मेवारी हॉस्पिटल की तरफ से कर देती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल उसी का था और खुद ही सुरेश की देखभाल करने लगती है। धीरे धीरे लगभग 4 से 5 दिन के अंदर सुरेश को होश आ जाता है और जैसे उसे होश आता है तो वह नर्स से अपने घर वालों को बुलाने के लिए कहने लगता है, लेकिन नर्स उसे बताती है कि आपके घर वालों के पास हमने फोन किया था, लेकिन उन लोगों ने कह दिया कि हम लोग किसी सुरेश नाम के व्यक्ति को नहीं जानते। उसके बाद सुरेश को इस बात को सुनकर बड़ी हैरानी होती है और वो पूछने लगता है कि फिर मेरा बिल कौन भर रहा है। तो वो कहती है कि अभी तक आपका बिल हॉस्पिटल की तरफ से भरा जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद सुरेश उस नर्स से उन नंबर को मंगाता है जिन नंबरों के पास उन्होंने फोन किया था, और जैसे वो उन नंबर को देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये नंबर सुरेश के बड़े भाई के थे और उन्होंने अगर ये बात कह दी तो बहुत ही गलत हो गया है, क्योंकि उसके वो भाई जिनके लिए उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था, वो भाई उसे आज बचाने के लिए भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। इसके बाद सुरेश पूरी तरह से टूट जाता है और रिसेप्शन वाली से पूछने लगता है कि मेरे इलाज के लिए कौन से डॉक्टर साहब ने पैसे दिए थे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं उन्हें पैसे कमाकर दे दूंगा। इसके बाद जो रिसेप्शन वाली होती है उसे डॉक्टर के केबिन का रास्ता दिखा देती है और सुरेश भारी कदमों से डॉक्टर साहब के केबिन तक पहुंचने लगता है, लेकिन जैसे वो केबिन के अंदर एंटर करता है तो सामने संगीता बैठी हुई होती है और जिसे देखते ही सुरेश की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि अभी अभी उसे संगीता की याद आ गई थी जब उसके घर वालों ने उसकी देखभाल करने से मना कर दिया था। इधर जैसे संगीता सुरेश को देखती है कि उसे होश आ गया है तो उसके बाद वो उससे बैठने के लिए कहती है और पूछती है कि सुरेश अब कैसी तबीयत है तुम्हारी। अब यह बात कहते ही जो सुरेश होता है वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और संगीता के पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि संगीता मुझे माफ कर दो, मैंने आज पूरी दुनिया का चक्कर देख लिया है कि क्या होता है। इस बात को सुनकर संगीता कहने लगती है कि वो चीज तो मैंने पहले ही देख ली थी और उसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर एडमिट करके रखा। हालांकि हमारा तुम्हारा नाता काफी दिन पहले खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ पल हमने एक साथ जिए थे, तो उन्हीं पलों की खातिर मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया है। इसके बाद सुरेश संगीता का धन्यवाद करने लगता है और धन्यवाद करते हुए उसकी आंखों से आंसू फिर से टपक रहे थे, लेकिन तभी संगीता के दिमाग में अपने सास ससुर का ख्याल आता है और वो उसका हालचाल जानने के लिए सुरेश को दोबारा से रोक लेती है और सास ससुर के बारे में पूछने लगती है। तो जो सुरेश होता है वह उसे बताता है कि उनकी तो काफी दिनों पहले मौत हो गई थी, जब मेरे और तुम्हारा तलाक को लगभग 6 महीने हुए थे, उसी दौरान वो दोनों काफी ज्यादा बीमार रहा करते थे और बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। वो अंत समय तक भी मुझसे कहते रहे कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें बहू को मना कर ले आना चाहिए और भाई भाई से अलग होता है,
तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग पर भाइयों की पट्टी बंध गई थी और इसी वजह से मैं ये चीज़ नहीं समझ पाया। लेकिन जब माता पिता की मौत हो गई और तुमसे तलाक हो गया तो उसके बाद मैं करता भी क्या, अपने भाइयों के साथ ही रहा करता हूँ और अपने जीवन को उन्हीं के साथ व्यतीत कर रहा हूँ। अभी तक ना तो मैंने शादी की है, मुझे इस बात का बार बार बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ करता है, लेकिन यही मेरी सजा है कि मैं जीवन भर ऐसे ही रहूं और अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करूं। मेरी जितनी भी संपत्ति मेरे हिस्से में आया करती थी वो सारी संपत्ति भाइयों ने अपने नाम करा ली है और कहा है कि जब तू शादी ही नहीं कर रहा है तो उस संपत्ति का तू क्या करेगा। लेकिन आज उनका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। जब संगीता ये सुनती है कि अभी तक सुरेश ने शादी नहीं की है और वह इस बात को लेकर काफी ज्यादा पछता रहा है, तो उसके बाद वो उससे दोबारा बैठने के लिए कहती है और कहती है कि सुरेश, अगर तुम इतने ही परेशान थे तो कभी तुमने मेरे पास आकर ये सारी बातें बताई क्यों नहीं, और उसी समय अगर तुम माफी मांग लेते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। तो सुरेश कहने लगता है कि मैं आ तो जाता, लेकिन किस मुंह से तुम्हारे पास आता। मैंने तुम्हें खुद ने अपने से दूर किया था, वो भी अपने उन भाइयों के लिए जिन भाइयों ने आज मेरा साथ नहीं दिया, जबकि उन्हें पता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और कई दिनों से मैं घर तक नहीं गया हूँ। ऐसा कहकर सुरेश दोबारा से फूट फूट कर रोने लगता है। तो इस बार संगीता अपनी चेयर से खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद उसे शांत कराती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब आगे अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करो। सुरेश कहने लगता है कि अब जिंदगी में बचा ही क्या है, अब इस जिंदगी को जीने का भी क्या फायदा है, बस मुझे तुम्हारे वो पैसे लौटाने हैं जिन पैसों से तुमने मेरा इलाज किया है, और उसके बाद जहां पर ऊपर वाला मुझे ले जाएगा वहीं पर मैं चला जाऊंगा। ऐसा कहकर सुरेश जाने के लिए बोलने लगता है, लेकिन तभी संगीता कहने लगती है कि जिंदगी में अभी बहुत कुछ बचा है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ फिर से रह सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने भी कोई शादी नहीं की है और मेरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई है। तुम चाहो तो हमारा जीवन दोबारा से एक साथ बीत सकता है। इस बात को सुनकर जो सुरेश होता है वह एकदम से खुश हो जाता है और कहने लगता है कि सच में संगीता, क्या तुम अब भी मुझे अपने लायक समझती हो? तो संगीता कहती है कि हाँ, मैं अब भी तुम्हें अपने लायक समझती हूँ, क्योंकि मैं भी कभी तुमसे प्यार किया करती थी और तुम भी मुझसे सच्चा प्यार किया करते थे, और शायद इसी वजह से अब तक तुम शादी नहीं कर पाए। इसके बाद सुरेश एकदम से संगीता के गले लिपट जाता है और दोबारा से फूट फूट कर रोने लगता है। इधर जो संगीता होती है उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे और वह अपने पिता के पास फोन करके उन्हें बता देती है कि इस तरह से मुझे सुरेश मिल गया है और मैं उससे दोबारा शादी करना चाहती हूँ। पिता भी उसकी इस बात को सुनकर पूरी तरह से खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक बेटी ने शादी नहीं की थी और इस बारे में समाज में लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। अब जब दोबारा से उसी लड़के से उसकी शादी हो जाएगी तो बड़ा ही अच्छा रहेगा और लोग उनकी वाहवाही भी करेंगे। इसके बाद संगीता और सुरेश दोनों की शादी दोबारा से संगीता के पिता करा देते हैं और उसके बाद जो सुरेश है वो संगीता के पास ही वहीं पर रहने लगता है। हॉस्पिटल के अंदर ही वो काम किया करता है, एक तरह से हॉस्पिटल को मैनेज किया करता है और अच्छे से वो जीवन व्यतीत करते हैं। फिलहाल 2025 में सुरेश और संगीता के 2 बच्चे हैं और वो लोग हंसी खुशी उसी शहर के अंदर उस हॉस्पिटल को चलाते हुए अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। सुरेश के भैया भाभी को जब ये बात पता चलती है कि सुरेश दोबारा से संगीता से शादी कर चुका है तो इसके बाद उन्हें बड़ी हैरानी होती है और उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं अपनी प्रॉपर्टी के लिए दोबारा से हम लोग उससे झगड़ा ना करने लगे। लेकिन सुरेश उनसे साफ साफ बोल देता है कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी प्रॉपर्टी पर मैं बिल्कुल भी हक नहीं जताऊंगा। मेरी जिंदगी में जो संगीता है वही मेरी प्रॉपर्टी है और वो मुझे मिल चुकी है। इसके बाद सुरेश कभी भी अपने घर वालों से नहीं मिलता है और संगीता के साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।